हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। इसमें मैं पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस जो लास्ट ईयर का पेपर है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने। और इस पेपर को वास्तव में आपको देखना चाहिए क्योंकि निश्चित तौर पर इससे आने वाले समय में बहुत मदद मिलने वाली है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे। उनका डेटा बदल सकता है, थोड़ा सा कह सकते हैं टॉपिक बदल सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे। तो आप देख रहे हैं ये इसका फ्रंट पेज है, 2022 जुलाई का ये पेपर है जिसको आपने देखा हो। यहाँ पर ये 2022 जुलाई का पेपर है और इस पेपर में आप देखिए कि आपके 100 क्वेश्चन थे और उन 100 क्वेश्चंस में से मात्र आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। और ये याद रखना है कि ये ओमार सीट है, ओमार सीट पे ही आपके एग्जाम इस बार भी होंगे और ये एग्जामिनेशन आपका 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होना है। तो इस तरीके से हम 1.5 घंटे के इस पेपर को पूरा करेंगे। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आप देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, सत्य असत्य, सादृश्यता, वर्गीकरण, मिलान, ये सब प्रश्न किस प्रकार के परीक्षण हैं। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो मिलान वाले शब्द होते हैं जिनमें कि हम मिलाते हैं। तो इन प्रश्नों में हमें पहले की चीजें भी रिकॉल करनी होती हैं और रिकॉग्निशन करना होता है, इसलिए पहले प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, आंख की रचना, दृष्टि दोष एक विषय में अध्ययन किया जाता है। अब चूंकि आंख की रचना और दृष्टि दोष ये हमारे एक अंग का काम है जो कि बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें लेंस का प्रयोग करना होता है जो कि दूसरी चीज से है, क्योंकि लेंस में जो प्रयुक्त चीजें हैं वो चीजें हमारे एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और जो लेंस में चीजें आती हैं ये हमारा साइंस का विषय हो जाता है। और तीसरे सब्जेक्ट में लेंस से प्रयुक्त होने वाले रसायन के बारे में हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप देखें तो ये फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेता हुआ ऑप्शन ए सही होगा इसका। और इस तरीके से ये तीन प्रश्नों का एक कॉम्पैक्ट स्टडी हो जाएगा। CAI कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के लिए जाना जाता है। फुल फॉर्म ऑफ CAI को कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के नाम पे जानते हैं हम। तो यहाँ पर आप ये पहला ऑप्शन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा विश्वसनीयता से तात्पर्य संगति होना है, मींस रिलायबिलिटी मींस कंसिस्टेंसी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशल ये डिफिनीशन है। ये डिफिनीशन एक्चुअली फ्रीमैन महोदय इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, जबकि इस बात को JS रॉस ने कहा है। मैंने इस चीज को स्टडी भी किया हुआ है और एक स्टडी बुक है जो रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी नाम से है, वहां पर इस स्टेटमेंट को JS रॉस महोदय ने दिया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसने कहा कि पाठ्यक्रम छात्रों को उस सीमा तक संपूर्ण जीवन जीना है जिस सीमा तक विद्यालय उसे अच्छा या बुरा बनाने का या मानने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। तो ये डिफिनीशन हमारे क्रो एंड क्रो महोदय की है। ऑप्शन सी इसका सही होगा और इस तरीके से ऑप्शन सी में हम टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो जो स्टूडेंट है अगर उसे आप एक ही तरीके का गृह कार्य दे देंगे तो वो परेशान हो जाएगा और कंफ्यूज हो सकता है, थोड़ा सा बोरिंगनेस आ जाएगी। इसलिए उसे कुछ हमें उसके राइटिंग को बढ़ाने के लिए, कुछ उसकी कॉम्प्रहेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, कुछ उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए और कुछ चीजों में उसे रिलैक्स करने के लिए हमें उसे शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तीनों तरीके के क्वेश्चंस देने होंगे। इस तरीके से ऑप्शन डी जो कि इसका ऑल ऑफ दीज है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्याम पट पर लिखते समय शिक्षक को किस डिग्री पर होना चाहिए। ये एक बहुत ही टेक्निकल बात है। साइकोलॉजिकली आपको स्टूडेंट्स को भी देखना है और आपको लिखते भी रहना है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आप पीठ करके ब्लैक बोर्ड की ओर खड़े हो जाते हैं मुंह करके और क्लास पूरी तरीके से आपकी पीठ के पीछे हो जाती है। ऐसे में स्टूडेंट्स मिसबिहेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है और स्टूडेंट्स के बीच में से आपका जो एक डिसिप्लिन है वो कम हो जाएगा। तो शिक्षक को स्टूडेंट और बोर्ड के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। यानी अगर कह सकते हैं, यहां पर आप अगर देखें
तो इस तरीके से कुछ एक डायरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर शिक्षक होगा, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड होगा और यहाँ पर आपके क्लास होगी। तो इस तरीके से हमें स्टडी करके यहाँ पर से 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, यानी आपके बोर्ड और क्लास के बीच में 45 डिग्री का एंगल बने, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि मापन हिंदी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है? तो ये डिफिनीशन एस स्टीवेंसन महोदय की है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मापन का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? मापन क्या नहीं करता है? तो मापन जब हम करते हैं तो मापन करते समय हमें मेजरमेंट करना होता है, चीजों को समझना होता है। तो मेजरमेंट करते समय हमें अपनी पूर्व के नॉलेज को, पूर्व के कथन को स्टडी करना होता है, तो पूर्व कथन इसमें होगा। अब मापन करेंगे तो मापन करने में हमें चीजों का वर्गीकरण भी करना होगा, जैसे कि कोई चीज लंबी है, इससे एक ये बड़ी है, फिर इससे बड़ी है, फिर इससे बड़ी है, फिर इससे बड़ी है, तो वर्गीकरण भी करना होगा और वर्गीकरण भी इसमें आ जाएगा। अब बात आती है निदान की, तो निदान भी चूंकि मापन करेंगे, अगर हमें कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हम सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से पूर्व कथन, वर्गीकरण और निदान तीनों के तीनों इसमें ऑप्शन आते हैं। तो ऑप्शन डी आलोचना इसका कार्य नहीं है, यानी मापन के कार्य में आलोचना नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सीबीसीएस इसका क्या मतलब है? सीबीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो सीबीसीएस का फुल फॉर्म चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए तो वहां पे लिखा हुआ है फॉन्ट साइज संबंधित है कंप्यूटर के संदर्भ में। अब ये है तो शैक्षिक तकनीकी का पेपर, लेकिन यहाँ पर साइंस में पूछा गया है कि फॉन्ट साइज क्या मतलब है, फॉन्ट साइज किससे संबंधित होता है? तो फॉन्ट साइज का संबंध आप देखें तो फॉन्ट का मतलब होता है वर्ड्स, और वर्ड्स को छोटा बड़ा करना आप देख सकते हैं, तो उस चीज को से संबंधित ये चीज है। तो ये शब्दों के आकार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। सतत और बृहद मूल्यांकन किस बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है? जिसको हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, कुमुलेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो ये जो तैयारी शुरू की गई है, ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन एक निश्चित स्केल पर किया जाता है, वह कहलाती है। तो जो स्केल पर हम विद्यार्थियों को मूल्यांकन करते हैं, यानी जैसे कि आप देखें जब हम बच्चों की आईक्यू निकालना शुरू करते हैं, बच्चों की आईक्यू जब निकालते हैं तो आपको पता है कि बच्चों की आईक्यू में 120 से ऊपर हमारे सामान्य, 100 से 120 तक के बच्चे हमारे सामान्य में आते हैं, और फिर नीचे की ओर आते हैं तो प्रतिभाशाली में आ जाते हैं, फिर और नीचे आते हैं। तो इस तरीके से जब हम बच्चों की आईक्यू के आधार पर एक ग्रेडिंग करते रहते हैं, 40 से नीचे आते हैं या 60 पे आते हैं, तो इस तरीके से जो ग्रेडिंग की जाती है, ये ग्रेडिंग हमारी एक मूल्यांकन के तौर पर होती है, एक स्केल के तौर पर होती है, और इसीलिए इसका ऑप्शन बी यानी ग्रेडिंग राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका ग्रेडिंग राइट आंसर होगा। फिर आगे की बात, ग्रेडिंग इसका सही हो जाएगा। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान है। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? जो क्रियात्मक अनुसंधान है, ये एक्शन रिसर्च है जो कि हमें किसी टॉपिक पर करनी होती है, और ये शॉर्ट टर्म होती है, तो इसलिए इसका लघुकालिक आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्याख्यात्मक विधि में मुख्य रूप से उपयोगी है, यानी व्याख्यान विधि में कब उपयोगी होगी, व्याख्यान विधि का हमारे लिए यूज कब होगा? तो क्या प्राथमिक कक्षा में आप लेक्चर मेथड को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, ये तो हमारी और छोटी कक्षाएं हो जाती हैं, और इसलिए अब तीसरी ऑप्शन बचती है उच्च कक्षा, जो कि हम मानते हैं कि वो 12+ पे शुरू होती है। तो इस तरीके से उच्च कक्षाओं में हम इसको शुरू कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर आप ध्यान दे लीजिए, उपरोक्त सभी भी दिया हुआ है, उपरोक्त सभी अच्छी बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि में हम से और अग्रसर होते हैं, तो निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि वो विधि होती है जिसमें हम नियम से तथ्यों की ओर जाते हैं। तो इस तरीके से जो सामान्य बात होती है, सामान्य चीज होती है, उससे हम विशिष्ट की ओर जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस सामान्य नियम का कारण क्या है।
तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक पक्ष के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया। तो क्रियात्मक पक्ष के वर्गीकरण को सिम्पसन महोदय ने प्रतिपादित किया था, इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल प्रायः प्रयुक्त होने वाली युक्ति है। ये भी हमारा शैक्षिक तकनीकी का पेपर है। गूगल एक सर्च इंजन है जो हमें बहुत सारी चीजों को सर्च करके देता है इंटरनेट का प्रयोग करते समय, इसलिए ऑप्शन 18 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधता किसी परीक्षण की होती है। अब वैधता जो है वो लीगैलिटी के सेंस में आता है और वैलिडिटी इसको कहते हैं। तो वैलिडिटी किस चीज से रिलेटेड है? वस्तुनिष्ठता से रिलेटेड है। यानी जब कभी भी हम बात करते हैं कि कितने, जैसे कोई व्यक्ति है उसके मार्क्स कितने हैं, तो वस्तुनिष्ठता का मतलब उसका एक परसेंटेज होता है, रिलायबिलिटी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन का प्रदर्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो विद्यार्थियों को किस आधार पर शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान कर सकते हैं हम, जब हम विद्यार्थियों की कह सकते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस देखेंगे, जब उनका अचीवमेंट देखेंगे, उनके टैलेंट को देखेंगे, उसी के आधार पर इस चीज को करेंगे। तो ये उपलब्धि परीक्षण हमें करना होगा, हमें उनकी जो मेंटल लेवल है उसको देखना होगा और मेंटल लेवल के हिसाब से इसे करेंगे, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। विश्वसनीयता, अब यहाँ पे विश्वसनीयता की बात आ गई जो कि रिलायबिलिटी है, और रिलायबिलिटी का जो ऑप्शन है वो किस चीज से आएगा? तो रिलायबिलिटी का मतलब है कि हम किसी चीज की सॉलिडिटी जानते हैं, किसी चीज के फेस के बारे में जानते हैं और उससे पूरी तरीके से कंफर्म है। तो इस तरीके से नमूने का आकार और वस्तुनिष्ठता इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा? तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तो जो क्रियात्मक अनुसंधान किसके द्वारा किया जाता है? कक्षा शिक्षक और विषय शिक्षक के द्वारा। चूंकि प्रधानाचार्य यहाँ पर काम नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान दोनों यानी विषय शिक्षक और कक्षा शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। परिचर्चा विधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अगला क्वेश्चन, परिचर्चा विधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए कि जो परिचर्चा होती है, परिचर्चा करते समय हमें क्या चीजें मिलती हैं? केवल विद्यार्थी सक्रिय होते हैं, प्रजातांत्रिक विधि होती है यानी दोनों लोग बात करते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं, विद्यार्थी अपने विचार पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो नीचे के तीनों ऑप्शंस परिचर्चा में शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए केवल विद्यार्थी ही सक्रिय होते हैं, ये चीज यहाँ पर गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, खोज विधि प्रतिपादित की गई है। अब खोज विधि ह्यूरिस्टिक मेथड है और ह्यूरिस्टिक मेथड की जो शुरुआत है वो आपको पता है कि ह्यूरिस्टिक मेथड प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो ऑप्शन सी सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद दिलाने की प्रक्रिया, दिशा परिवर्तन और विकेंद्रीकरण भाग हैं, ये किस चीज के भाग हैं? तो ये स्टूडेंट्स के लेवल पर खोजपूर्ण कौशल के भाग हैं। हम उनकी क्वालिटीज को ध्यान देते हैं और उसके हिसाब से उस पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक हाव भाव शारीरिक मुद्रा संचालन से संबंधित कौशल कौन से हैं? तो ये संबंधित कौशल जो हैं उद्दीपन परिवर्तित कौशल हैं, यानी एक व्यक्ति द्वारा, एक छात्र द्वारा या शिक्षक द्वारा जब कक्षा में शारीरिक हाव भाव और मुद्रा कौशल संचालन से बच्चों के अंदर कोई चीज स्टार्ट की जाती है, उनके संवेगों को प्रभावित किया जाता है, तो ये उद्दीपन परिवर्तन कहलाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, व्याख्यान विधि है। अब व्याख्यान विधि क्या होती है? टीचर पूरी तरीके से लेक्चर देता रहता है और स्टूडेंट बैठ करके उसे सुनते हैं, तो इस तरीके से ये जो विधि है, ये विधि पूर्णतया शिक्षक केंद्रित विधि है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ऐसा स्थान जहां विद्यार्थी को स्थान, उपकरण, रसायन उपलब्ध होते हैं जो विद्यार्थी प्रयोग करके सीखते हैं। बताने की बात ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके सीखने की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन डी लेबोरेटरी सही होगा। मौलिक शोध का क्षेत्र होता है, जो मौलिक शोध किया जाता है वो किसी भी तरीके से, जो बेसिक रिसर्च है वो आप खुद करते हैं और उसकी कोई सीमा नहीं होती, एरिया उसका ब्रॉड रहता है, इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निर्देशित ट्यूटोरियल शिक्षण निम्न प्रकार का है, यानी किसी चीज पर जब हम एक
कंप्लीट मेथड करेंगे, पहले से स्टडी करके कोई ट्यूटोरियल तैयार करेंगे, तो वो किसी एक टॉपिक पर बेस्ड होता है और ये टॉपिक हमारा उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित होता है। इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होती है? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सूक्ष्म शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की संख्या पूछी गई है। तो बेसिकली 5 से 10 बच्चों का एक क्लास बना दिया जाता है और ये माइक्रो टीचिंग का पार्ट होता है। आकाश अनुपात नीला, समान अनुपात घास, समान अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से जो संबंध आकाश का नीले से दिखाया गया है वही संबंध घास का किसके साथ होगा? इस तरीके का अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का क्वेश्चन है, समान संबंध का क्वेश्चन है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। विद्यार्थियों के रिकॉर्ड निम्न में से किसकी सहायता में सुरक्षित रखे जा सकते हैं? तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कह सकते हैं फॉर्मेट है, उसमें हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ कैसा होना चाहिए? वो आकर्षक होना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो और सुदृढ़ हो जिससे कॉपी आसानी से फटे नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए बी दोनों सही होंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परियोजना विधि है, परियोजना विधि कैसी है? तो परियोजना विधि चूंकि एक प्रोजेक्ट है जिसमें वर्किंग करनी होती है, क्रिया आधारित होगी, ऑप्शन बी सही है। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने वाले कौशल कौन से हैं? तो पूर्व ज्ञान जो कि बच्चों को पहले से होता है और जो हम उनको ज्ञान देना चाहते हैं, ये दोनों के दोनों जो कौशल होते हैं ये प्रस्तावना पाठ से संबंधित होते हैं, जिसमें बच्चों को हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं जिससे बच्चे अपने नॉलेज के माध्यम से हमसे जुड़ जाते हैं और फिर उनसे हम उन्हीं के माध्यम से जो हमारा टॉपिक होता है वो निकलवाते हैं लेसन प्लान में। तो इस तरीके से प्रस्तावना कौशल का मामला बनता है, इसे स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन बोलते हैं। निश्चित अवधि में अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है? तो चूंकि निश्चित अवधि तक अगर काम करने के बाद बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट आता है वो प्रक्रिया उपलब्धि होता है, बच्चे का प्रोसेस अचीवमेंट होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। पाठ्यक्रम के पक्ष में कौन से पक्ष समाहित होते हैं? अगर पाठ्यक्रम के मैटर पर देखा जाए तो कौन से पक्ष समाहित होते हैं? तो पाठ्यक्रम में जब हम दोनों पक्षों को देखते हैं तो सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों तरीके की चीजें पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं। तो इस तरीके से आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वनिर्मित उपकरण विद्यार्थियों में विकसित करेंगे। अगर विद्यार्थियों को खुद से कुछ बनाने के लिए दिया जाए, जिस तरीके से बच्चे तोड़ फोड़ के खिलौनों को देखते हैं या कह सकते हैं कि हम लोग पहले से बनी हुई चीज को एक बार खोल करके उसके प्रोसेस को देखने की कोशिश करते हैं और फिर से उसे बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये बच्चों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति और दृष्टिकोण विकसित करता है, ऑप्शन सी सही होगा। सिरोतर प्रक्षेपक जिसे कि हम ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं, निम्नलिखित में किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ये स्थिर और स्लाइड ट्रांसपेरेंसी को प्रोजेक्ट करने के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पाठ्यक्रम योजना शिक्षण अवधि अधिगम अनुदेशन मूल्यांकन और वर्ष भर के लिए योजनाबद्ध किए जाएं तो वो क्या होंगे? तो जहां कहीं भी हम पूरे साल के लिए कोई काम कर रहे हैं वो हमारी वार्षिक योजना में आएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह विधि जिसमें विद्यार्थी मूर्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करते हैं वो क्या होता है? मूर्त तथ्य यानी जो विद्यार्थी को पहले से तथ्य पता होते हैं उसके आधार पर जब बच्चे नियम बनाते हैं तो हमारी ये कौन सी विधि होती है? तो अगर हम मूर्त तथ्यों के आधार पर नियम बनाते हैं तो ये आगमन विधि होती है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानवाणी क्या है? तो ज्ञानवाणी रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम है, इस तरीके से ऑप्शन बी सही होगा। जनसंचार के माध्यम किस तरीके की सामग्री है? तो जनसंचार माध्यम से हम समाचारों को सुनते और देखते दोनों हैं, तो ये दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल हो जाएगा। और अगले माध्यम में देखें, सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास किस समूह पर किया जाता है? तो यहाँ पर आप विद्यार्थी, चूंकि कभी कभी विद्यार्थी होते हैं, शिक्षक होते हैं, साथ ही समूह भी होते हैं, लेकिन विशेषतया किया तो सब में जा सकता है, लेकिन चूंकि शिक्षक साथी ही आपके मूड कोर्ट में होते हैं और इस तरीके से शिक्षक समूह जो होता है, साथी समूह जो होता है वो हमारी क्लास का समूह हो जाता है। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य
अंतर उपलब्धि परीक्षण में और नैदानिक परीक्षण में उद्देश्य का होता है। उपलब्धि परीक्षण में हम किए गए कार्य की उपलब्धि को जानने की कोशिश करते हैं, जबकि नैदानिक परीक्षण में बच्चों की आ रही समस्या को देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखें। तो अगले क्वेश्चन के लिए हम देखें कि निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा विकसित होता है। अगर बच्चों को ऐसे टाइप लेसन लिखाए जाते हैं तो बच्चों में किस तरीके की क्षमता विकसित होती है, तो बच्चों में लेखन क्षमता विकसित होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नैदानिक परीक्षण में प्रश्नों का चुनाव किस तरीके से किया जाता है, तो नैदानिक परीक्षण में हम बच्चे की समस्या को देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम विशेष प्रकरण से संबंधित विषय वस्तु चुनते हैं और उसी पर प्रश्न बनता है, ऑप्शन सी सही होगा। अदा, पर्दा और प्रक्रिया निम्न पद में से किस उपागम में शामिल हैं? याद रखेंगे उपागम जो शिक्षण के हैं वो 5 प्रकार के हैं, जिनमें हार्वर्ड का भी है, ब्लूम का भी है, मॉरिसन का भी है और एनसीईआरटी का भी है। तो ऐसे समय में एनसीईआरटी का जो उपागम है उसके 3 पार्ट हैं, जिसमें ये बात कही गई है कि अदा, प्रदा और प्रक्रिया, ये 3 प्रोसेस के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था चलती है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी उपागम है, ये एनसीईआरटी का अप्रोच है। विज्ञान पाठ्यपुस्तकों में से चित्रों का चुनाव होना चाहिए। कैसे चित्र होने चाहिए? तो जो चित्र विज्ञान में होने चाहिए वो नामकरण उनका होना चाहिए और उपयुक्त रंगों का प्रयोग होना चाहिए। अगर वहां पर ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि अगर कलर और रंग दोनों का सही प्रयोग किया जाएगा तभी चित्र अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा के संदर्भ में विज्ञान पाठ्यपुस्तक में किस शब्दावली का प्रयोग होता है? तो विज्ञान शब्द भाषा के संदर्भ में विज्ञान पाठ्यपुस्तक में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। वात्या भट्टी के अध्यापन हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है? तो इसके लिए हमें प्रतिमान यानी मॉडल्स को दिखा करके बच्चों को उसी के विषय में चर्चा करनी होती है। और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। कठोर और पारंपरिक अगर पाठ्यक्रम होगा तो उस पे शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार, बच्चों की आवश्यकता अनुसार चेंज नहीं ला पाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा नेक्स्ट है एमएस ऑफिस में होते हैं। तो एमएस ऑफिस के जो टाइप्स हैं, जो अलग अलग उसके फॉर्मेट हैं, उनमें वर्ड भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है, एमएस एक्सेल भी होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पीपीटी क्या है? पावर प्रोजेक्ट टाइप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी का नाम होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। मैं ये जो प्रोजेक्ट आपको दिखा रहा हूं ये पावर पॉइंट प्रोजेक्ट का पर ही है, क्योंकि इस तरीके से जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो पावर पॉइंट की ही कैपेसिटी होती है। तो इस तरीके से पीपीटी का फुल फॉर्म पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत समय और मेहनत के साथ ये कंटेंट आपके लिए तैयार किया जाता है। अगर आप इसे आशातीत सम्मान और सही ढंग से इसको आप नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक निराशा हम लोगों को हाथ आती है। इसलिए हमें हौसला दें और चैनल के साथ जुड़ें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। अगले क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन है वाद विवाद परिचर्चा तार्किक क्षमता का प्रयोग किस विधि में होता है? तो ये जो चीजें की जाती हैं ये सारी की सारी चीजें परिचर्चा विधि में होती हैं, जिसमें डिस्कशन मेथड होता है। नेक्स्ट है समन्वयन किस पक्ष का भाग है? समन्वयन आपका मनोवैज्ञानिक भाग है, क्योंकि हम इसमें साइकोमोटर डोमेन रखते हैं और हम चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। शिक्षण कौशलों में कौन सा कौशल सम्मिलित नहीं है? यानी एक टीचर में कौन कौन सी चीजें नहीं होंगी तो काम चल जाएगा। तो जहां पर कोई भी क्वेश्चन नहीं से संबंधित हो, निश्चित तौर पर वहां पर आपको बहुत सतर्क होकर के आंसर देना है, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन गलत होगा, बाकी सारे सही होंगे। तो शिक्षण कौशलों में समापन का मतलब है कंक्लूड करना, अपनी बात को अंत में संक्षेप में पूरी तरीके से रिवीजन कराते हुए निष्कर्ष के तौर पर बताना। श्यामपट्ट का प्रयोग शिक्षण के लिए बहुत अनिवार्य है। मैं बता दूं श्यामपट्ट को शिक्षक का मित्र भी कहा जाता है। व्यवहार पहचान ये भी शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है, और अगर व्यवहार पहचान शिक्षक नहीं कर पाएगा तो निश्चित तौर पर वो अपने आप में भी परेशान हो जाएगा। फिर आती है बात पुनर्बलन की, रीइंफोर्समेंट की। तो रीइंफोर्समेंट एक अलग बात है।
शिक्षक के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, अपने आप से पुनर्बलन किया जा सकता है और पुनर्बलन एक प्रोजेक्ट के तौर पर भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हम पुनर्बलन को टिक करेंगे। नेक्स्ट है ब्लूम के उद्देश्यों में को वर्गीकृत किया जाता है। तो ब्लूम के अकॉर्डिंग जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, शैक्षिक उद्देश्यों को उन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें ब्लूम महोदय ने इस शैक्षिक उद्देश्यों को 3 पार्ट में बांटा है, जिसमें ज्ञानात्मक है, व्यवहारात्मक है और संज्ञानात्मक है। अगला लैन का तात्पर्य है, तो लैन का तात्पर्य लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा इनपुट युक्ति नहीं है, यानी इनपुट मेथड, कंप्यूटर से रिलेटेड जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर को निर्देश देने की प्रक्रिया कौन सा पार्ट नहीं कर सकता है। कीबोर्ड से हम मैसेज टाइप करते हैं, स्कैनर से हम फोटोज वगैरह को स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं, और माइकर ये MCR एक स्कैनिंग प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से हम प्रिंटर जो है वो आउटपुट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विद्यार्थी अपवर्तन परावर्तन में अंतर कर सकेंगे, यह किस प्रकार के उद्देश्य का उदाहरण है, तो ये बच्चों के एनालिसिस का उदाहरण है। बच्चे अगर ये विश्लेषण कर लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है तो निश्चित तौर पर वो इस बात को पूरा कर पाएंगे। अगला देखते हैं रेडियो किस प्रकार का साधन है। आप ये देख लीजिए कि आपकी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसके जो वर्गीकरण है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एक क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है। तो यहाँ पर रेडियो जो है उसमें हम केवल चीजों को सुनते हैं, इसलिए ऑप्शन ए श्रव्य साधन होगा। मिलान प्रश्न किस प्रकार के परीक्षण का प्रकार है, जहां पर कॉलम देकर के हम चीजों को मिलाते हैं। तो ऐसे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, क्योंकि हमें कुछ लिखना नहीं होता है, केवल लिखी हुई चीजों को, 2 कॉलम को सही आंसर एक से दूसरे मिलाने होते हैं। नेक्स्ट है योगात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो ये मूल्यांकन कब करेंगे, क्योंकि ये मूल्यांकन कंस्ट्रक्टिव होगा और कॉम्प्रेहेंसिव होगा, तो ये मूल्यांकन हमारा ऑप्शन ए कार्यक्रम की समाप्ति के बाद होगा। नेक्स्ट होगा समूह शिक्षण में पदानुक्रम समूहों का निर्माण की निम्न के सहयोग से होता है। तो अगर पदानुक्रमिक समूह शिक्षण में ग्रुप बनाए जा रहे हैं तो ये शिक्षक और शिक्षार्थी के माध्यम से होंगे, ऑप्शन बी सही होगा। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक उच्च घटक कौशल कौन सा है, तो ब्लूम महोदय ने अपनी उसको जब संशोधित किया तो वहां पर यह बात निकल के सामने आई कि सब कुछ जानने के बाद बच्चा अगर सृजन कर लेता है, क्रिएटिविटी कर लेता है, तो इट मीन्स कि वो सीख चुका है, इसलिए सृजन सर्वोच्च क्षमता कौशल है। किसने कहा कि शिक्षण कला में पाठ्यपुस्तक का उचित प्रयोग विशेष रूप से महत्व रखता है, तो ये जो परिभाषा ये रेमॉन्ट टी की परिभाषा है, ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से कौन सा अनुभव केंद्रित शंकु में सबसे कम प्रभावशाली है। बात आती है कि कौन सी चीज सबसे कम प्रभावशाली है शिक्षण करते समय। यहां पर मैं आपको बताऊं कि इसका तो आंसर केवल शब्द होगा, क्योंकि केवल शब्दों से बहुत कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन जहां पर बात आ रही है कि अनुभव केंद्रित शंकु ये किसने दिया है, तो ये एडगर डेल महोदय का है। ये बात आपको याद रखनी है कि ये परिभाषा एडगर डेल महोदय की है। एडगर डेल ने अनुभव के शंकु के माध्यम से इस बात को बताने की कोशिश की है, इसलिए आपको याद रखना है एडगर डेल महोदय ने शंकु की संरचना दी है और उस शंकु का नाम कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर है, दी गई चीजों में सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो सॉफ्टवेयर वो चीज होती है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करती है, तो जिसे हम टच नहीं कर सकते। तो मॉनिटर हम देख सकते हैं, सीपीयू हम देख सकते हैं, कीबोर्ड हम देख सकते हैं, ये तीनों की तीनों चीजें फिजिकल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओएस जिसे कहते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर के तौर पर आएगा। अंतिम व्यवहार क्या है, तो सत्र के अंत में विद्यार्थी के द्वारा व्यवहार और अनुक्रिया किया जाना अंतिम व्यवहार कहलाता है, जिसे कि हम स्टूडेंट्स के टर्मिनल बिहेवियर को कहते हैं, फाइनल बिहेवियर को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षक केंद्रित प्रविधि है, ऐसी विधि जो कि शिक्षक पर केंद्रित होती है जिसमें छात्र अपना परफॉर्मेंस नहीं देता है, ऐसी विधि लेक्चर मेथड होती है। लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि को कहते हैं और ये लगभग सबसे पुरानी विधियों में से एक है। वह विधि जिसमें विद्यार्थी विभिन्न स्थानों पर घूम करके शैक्षिक भ्रमण करके भौतिक वातावरण का ज्ञान अध्ययन करते हैं, ये एक शैक्षिक भ्रमण विधि होती है, फील्ड ट्रिप मेथड होता है। अगली उसमें देखें ब्लूप्रिंट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ब्लूप्रिंट जो शब्द है वो शिक्षक के लिए एक पाठ योजना के लिए किया जाता है।
इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विद्यार्थियों से पुनरावृत्ति प्रश्न जो आप पूछते हैं वो किस बात से पूछते हैं? पुनरावृत्ति जो प्रश्न है वो प्रश्न हम बच्चों को अपनी चीजों को लाने के लिए पाठ योजना के अंतिम चरण में, जब हम चीजों को पूरी तरीके से पढ़ा चुके होते हैं, तो विद्यार्थियों के संप्राप्ति स्तर को जानने के लिए, लर्निंग आउटकम को जानने के लिए हम इस बात को पूछते हैं। 30 से 40 मिनट की कक्षा के लिए योजना तैयार करी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्वियस है, उसे हम पाठ योजना कहते हैं, लेसन प्लान कहते हैं। मापन किसी तथ्य का डैश विवरण है, जबकि मूल्यांकन उसी तथ्य का विवरण है। तो मापन जब आप किसी चीज का करेंगे तो मापन आप मात्रात्मक होता है, मा, और जो मूल्यांकन है वो गुणात्मक होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि मापन जो है वो मात्रात्मक होता है, क्योंकि उसमें हम उसकी मात्रा का मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, और जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें गुणात्मक सुधार की बात करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, उद्देश्य शिक्षण अनुभव अधिगमकर्ता प्रशंसा, ये किसके स्तंभ है? तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, तो उद्देश्य शिक्षण अनुभव अधिगमकर्ता प्रशंसा किसके स्तंभ है? तो ये सारे के सारे मूल्यांकन के स्तंभ हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा, इवैल्यूएशन के। समूह सदस्यों की भूमिका परिवर्तन, विद्यार्थियों का पुनः समूहीकरण, समय सारणी, योजना का सामान्य समय, ये पद किस विधि में प्रयोग किए जाते हैं? तो जब आप इन चीजों को देखेंगे तो ये विधि समूह विधि है, समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन विधि है, जिसमें कि हम बच्चों को समूहों में वर्गीकृत करते हैं। अन्वेषण तकनीक जो स्टूडेंट्स के विद्यार्थियों को भूतपूर्व अधिगम और अनुभवों का प्रत्यास्मरण कराती है, उसके आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे होते हैं? तो ये प्रश्न खोजपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिसमें बच्चों को अपनी मेमोरी स्कॉट करके उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, यानी प्रॉब्लम जो डिस्कशन किया जाता है वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन उसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरीके के प्रश्न होते हैं? तो निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये प्रश्न लिखित प्रश्नों के अंतर्गत होते हैं, ये प्रश्न ओरल नहीं होते हैं, क्योंकि निबंधात्मक भी है। निदानात्मक परीक्षण में निम्नलिखित में कौन सी विधि शामिल है? तो निदानात्मक परीक्षण में नैदानिक परीक्षण विधि, जो कि हमारी क्लिनिकल टीचिंग है, वो शामिल है। और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वर्गीकरण में क्या चीज होती है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वर्गीकरण करते समय हमें अपने नॉलेज में याद करना होता है और पहचानना होता है कि सही उत्तर क्या है। इस तरीके से रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, यानी प्रत्यय स्मरण और जो पहचान है, वो इसका राइट आंसर होगा। मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन मापन है, मापन से संबंधित नहीं है, मूल्य निर्णय है। मूल्य और मापन और मूल्य निर्माण का समन्वय है। तो लास्ट ऑप्शन मूल्यांकन मापन और मूल्य निर्माण का समन्वय है, क्योंकि इसमें गुणात्मक भी उदाहरण लिए जाते हैं, इवैल्यूएशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के तौर पर देखें तो हम देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में सबसे सरल मापनीय स्तर जो वस्तुओं, घटनाओं और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, वो कैसी होती है? तो जो हमारी वर्बल जो नॉमिनल स्केल है, जिस पर कि हम चीजों को शब्दों में बता सकते हैं, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल मापनी होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता में क्या चीज शामिल नहीं है? तो अद्यतन ज्ञान, करेंट नॉलेज होना जरूरी है, कर्तव्यों के प्रति समर्पण जरूरी है, नवाचार जरूरी है, नेताओं से अच्छे संबंध ये आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। हर्बर्ट के उपागम में पाठ योजना के औपचारिक पद कितने हैं? तो हर्बर्ट उपागम पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इकाई योजना आधारित है, तो इकाई योजना का निर्माण गेस्टॉल्ट जो शिक्षा विधि हैं उनके माध्यम से किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या त्रिविमीय शिक्षण सामग्री है? त्रिविमीय जिसमें कि हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख सकते हैं। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर चार्ट में केवल लंबाई चौड़ाई होती है, चौक में ग्राफ में लंबाई चौड़ाई होती है, पोस्टर में भी लंबाई चौड़ाई होती है। जो हमारा मॉडल होता है, प्रतिमान होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, इसलिए वो 3D कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अनुभव शंकु, ये मैं जिस पर बात कर रहा था, एक्सपीरियंस ऑफ कोन, कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये एडगर डेल महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। पावर पॉइंट का प्रयोग करके शिक्षण उदाहरण कैसे किया जाता है?
तो अगर जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम शो करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये एक प्रोजेक्टेड एड है और ये प्रक्षेपित सामग्री मानी जाती है। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सहायक सामग्री को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मैंने पहले ही अभी आपसे कहा कि एक सामग्री आपकी ऑडियो हो सकती है और दूसरी सामग्री आपकी विजुअल हो सकती है और तीसरी सामग्री ऑडियो प्लस विजुअल होती है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1A, यानी ये सामग्री 3 तरह की होती है। ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्य योजना का जो लैटिन भाषा में क्या अर्थ है? तो रेस कोर्स जो कि हमारा पाठ्य योजना का मुख्य अर्थ है वो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आईसीटी का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पृष्ठ पोषण से अगला पद होता है। अगर आप सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, आपको टीचर फीडबैक दे देता है, तो उसके बाद आपको पुनः पाठ्य योजना निर्माण करनी होती है क्योंकि आपको फिर से पढ़ाना होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, रीप्लानिंग। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण की अवधि कितनी होती है? तो सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण की अवधि 5 से 10 मिनट की होती है। बाकी समय पे प्रश्नावली और प्रश्नों की भी बात आती है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखें, उद्देश्यों के वर्गीकरण में कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान का पक्ष नहीं है? तो अगर उद्देश्यों के वर्गीकरण में देखें तो ज्ञान, विश्लेषण, अनुप्रयोग इसके सभी हैं, लेकिन विश्लेषण इसका पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। KMnO4 बनाने की विधि का प्रयोग करके दिखाना किस विधि का उदाहरण है? अगर कोई भी चीज आप बना करके दिखाते हैं, खासकर जिसमें केमिकल रिएक्शन है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो जाता है और इस तरीके से ये प्रदर्शन विधि हो जाती है। और प्रदर्शन विधि के साथ साथ चूंकि यहाँ पर व्याख्यान विधि भी दी गई है, चूंकि आप डिमॉन्स्ट्रेशन विधि करके दिखा रहे हैं, प्रयोग करके भी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ना हो करके मैं इस जगह पर अपने आप को रोकूंगा, व्याख्यान प्लस सह प्रदर्शन विधि होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा गुण विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? यानी लघुकालिक जो गुण है वो विशिष्ट उद्देश्य है कि नहीं है? कौन सी चीज विशिष्ट, मतलब जो गुण है वो विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? तो दीर्घकालिक गुण विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, लघुकालिक गुण विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। पदार्थ विज्ञान में क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो पदार्थ विज्ञान में फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 ही सब्जेक्ट्स आते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज केवल हम अपने पिछले जो पेपर्स हुए हैं उसके आधार पर आपको एक गाइडलाइन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इसका अध्ययन करने पर निश्चित तौर पर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।